जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में फीटल सर्विलेंस कैसे करना है ताकि मैटरनल और फीटल आउटकम सक्सेसफुल हो, और लेबर को हमें कैसे मैनेज करना है, इस बारे में बात करेंगे आज हम। सो हेलो एंड वेलकम टू साई समर्थ गायनी क्लासेस। आई एम डॉक्टर शिखा पांडे एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। डायबिटीज़ में स्क्रीनिंग दो तरह की होती है। एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जिसमें सारी वुमेन को इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं है स्क्रीन किया जाता है, और एक होती है सिलेक्टिव स्क्रीनिंग जिसमें हाई रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं, उन्हीं को स्क्रीन करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ये हैं कि क्योंकि हाई प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज़ है ना इंडिया में, तो यहाँ पर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉलो की जाती है। हम 75 ग्राम ओरल GTT 2 आवर टेस्ट यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो ये कब करना है? बुकिंग विजिट पे करना है, और फिर 24 to 28 वीक्स पे भी करना है। तो ये तो बात हो गई स्क्रीनिंग की। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फीटल सर्विलेंस की। डायग्नोसिस तक मुझे नहीं जाना था, बट दिस वाज दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इज फॉलोड इन डायबिटीज़ इन इंडिया। स्क्रीनिंग के और दूसरे जो टेस्ट्स होते हैं ना, जैसे यूरिन में ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन, फ्रक्टोजामिन, ये सारे टेस्ट्स होते हैं। ये बहुत डायबिटीज़ में स्क्रीनिंग के फॉर्म में यूज़ नहीं किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो सिर्फ दो का मैं आपको आंसर अभी बताऊंगी, बाकी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रक्टोजामिन लास्ट 3 to 4 वीक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ग्लाइकोजाइलेटेड हीमोग्लोबिन लास्ट 3 to 4 मंथ्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम उनको ऑन द स्पॉट स्क्रीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलो, तो अब बात करते हैं कि एंटीपार्टम केयर मतलब कि फीटल सर्विलेंस कैसे करना है हमको, क्योंकि देयर आर रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स की भी बहुत रिस्क होती है फीटस में, और इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ की बहुत रिस्क होती है डायबिटीज़ में। तो एक टाइमिंग ऑफ डिलीवरी और प्रॉपर फीटल सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 11 to 13 वीक्स पर जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन होता है, पहले वो परफॉर्म करेंगे। एन्यूप्लाइडी स्कैन बोलते हैं उसको। उसमें हम नुकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, PAPPA के टाइटर्स देखते हैं, बीटा HCG देखते हैं। अगर आपने मेरा प्रीनेटल टेस्टिंग का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, उसमें डिटेल में इस सब के बारे में मैंने बात की है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग यहाँ से शुरू होगी डायबिटीज़ में। फिर हम एक 18 to 20 वीक्स पे डिटेल्ड अनोमली स्कैन कराएंगे। 24 वीक्स पे एक फीटल इको ज़रूर कराएंगे क्योंकि कार्डिक अनोमलीज़ की रिस्क रहती है। ओके, देन ग्रोथ स्कैन्स कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा पेशेंट का ग्लाइसीमिक कंट्रोल है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन यूग्लाइसीमिया इन द डायबिटिक पेशेंट। तो इफ शी इज कंट्रोल्ड without insulin, if she is doing regular exercises, no need of insulin, then she might not need the monthly scans that I am going to tell you. So monthly scans ऐसे होते हैं कि right from 28 weeks हर month ग्रोथ स्कैन कराते हैं, 28 पे, 32 पे और 36 वीक्स पे। और हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहा। तो डायबिटीज़ में अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो हम क्या ढूंढते हैं? मैक्रोसोमिया तो नहीं है और पॉलीहाइड्रोमियोस तो नहीं है। मैक्रोसोमिया ऐसे पता चलता है कि अगर फीटस का अब्डोमिनल सरकम्फरेंस ज़्यादा है या फिर सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा है, मैक्रोसोमिया डेवलप हो रहा है। फिर पॉलीहाइड्रोमियोस अगर हमें मिलता है तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं डायबिटिक प्रेगनेंसी में, तो वी हैव टू be more careful. So this is the growth scan. Monthly growth scans are also advised beginning from 28 weeks of pregnancy. Okay, so this was about के total scans. Then अगर कोई कॉम्प्लिकेशन मिलता है, अगर मान लो मिलता है पॉलीहाइड्रोमियोस या फिर मैक्रोसोमिया, तो फिर हमें 32 वीक्स से फीटल सर्विलेंस करनी होती है with the help of biophysical profile and NSTs. So you have your CTG machine, and with the help of that cardiotocography machine you perform a non-stress test bi-weekly, and of course biophysical profile has to be performed with the help of an ultrasound. Now this was all about कि किस तरह से हमें monitoring करनी है ना। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। डायबिटिक प्रेगनेंसी में जब हम डिलीवरी का टाइमिंग डिसाइड करते हैं तो हमें
कंपेयर करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा देर तक फीटस को वूम में रखते हैं तो इंट्रायूट्राइन डेथ की रिस्क है अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर रही है तो। और अगर हम पहले उसको डिलीवर करा लेते हैं इस डर से कि कहीं आईयूडी नहीं हो जाए तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की रिस्क है। तो हमें एक कंपैरिजन रखनी पड़ती है। तो क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो? यस, यू कैन यूज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन दीज पेशेंट्स। लेकिन ध्यान किस चीज़ का रखना है? You know, glucocorticoids are steroids and steroids cause hyperglycemia. Yes, steroids cause hyperglycemia. So you may have to increase the requirement of the insulin that the patient is already taking. Okay, that is one thing. Secondly, tocolytics. If she ever requires tocolytics, can you give? Of course, you can. But what you have to remember is that avoid giving beta mimetics like isoxsuprine for tocolysis. Now why? Because beta mimetics, they can cause overt hyperglycemia and can lead to diabetic ketoacidosis. So this is one of the dangers. So avoid giving beta mimetics for tocolysis. Current ACOG and NICE guidelines suggest that if the case is uncomplicated, if there are no complications and diabetes is well controlled, the patient is not requiring insulin, do not deliver before 39 weeks. Okay, and if there are complications, then you may time the delivery to 38 weeks or even earlier depending upon the maternal and the fetal status. प्रीवियस स्टिल बर्थ की अगर हिस्ट्री है ना, प्रीवियस प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ हो गई, अगर ऐसी हिस्ट्री है ना, तो फिर और भी अर्ली डिलीवरी को टाइम किया जाना चाहिए। बच्चों, टाइप ऑफ डिलीवरी इलेक्टिव LSCS ही किया जाए डायबिटिक प्रेगनेंसी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर केस इंडिविजुअलाइज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एवरेज फीटल साइज़ क्या है, पेल्विस कैसी है, CPD तो नहीं है और कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मैक्रोजोमिया तो नहीं है जो कि हम एंटिसिपेट करेंगे किसी भी डायबिटिक डिलीवरी में। तो ये सब देखते हुए हम हर केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, पर हर बार इलेक्टिव LSCS किया जाए ऐसा नहीं है। इंड्यूस भी कर सकते हैं लेबर अगर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, और अगर आपको लगता है कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, IUGR है, मैक्रोजोमिया है, फीटल वेट 4 kg से ज़्यादा है ना, तो 4 kg से ज़्यादा वेट में तो LSCS इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि आप, और वैसे भी अगर 4 kg से कम भी है तो भी आपको हर केस ऑफ डायबिटिक प्रेगनेंसी में 3 kg से ऊपर के यू हैव टू एंटिसिपेट शोल्डर डिस्टोशिया एंड यू हैव टू कीप द शोल्डर डिस्टोशिया ड्रिल रेडी। सो दैट इज these are the protocols. So you can induce labor depending upon favorable circumstances, or you may need to perform an elective LSCS if the baby weight is more than 4 kgs, or if there are maternal or fetal complications, or if she is not responding to induction. Now I begin कि glycemic control proper रहे। हमारा objective क्या है? पूरे लेबर के प्रोसेस में यूग्लाइसेमिक स्टेटस में रहे मदर। जैसे ही लेबर का प्रोसेस शुरू होता है तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं ना, उसकी वजह से ग्लूकोज यूज़ होती है मदर की बॉडी में और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। जो पेशेंट्स पूरी प्रेगनेंसी में इंसुलिन जिन्होंने नहीं किया है, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं रही है, उनको अर्ली स्टेजेस ऑफ लेबर में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इम्प्रॉपर कंट्रोल रहा है या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उनको प्रेगनेंसी में 20 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन उनको डेली लेना पड़ता रहा है, तो फिर उनमें हमको इंसुलिन का डोज देना पड़ता है। तो कैसे देंगे, किस में कितना देना है, वो उस बारे में मैं बात करूँगी। ठीक है, तो अब हम पेशेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जिनमें कि हम सोचते हैं कि हम इन्हें इंड्यूस कर देते हैं, तो अगर आप इंड्यूस कर रहे हैं तो फिर प्रीवियस डे उसको नॉर्मल डोज लेना है इंसुलिन का, और प्रीवियस डे उसको नॉर्मल डाइट भी लेनी है। नेक्स्ट डे जिस दिन आपको इंड्यूस करना है उस दिन आप उसको लाइट ब्रेकफास्ट से पहले हाफ ऑफ द यूजुअल डोज ऑफ इंसुलिन दिया जाना चाहिए। एंड देन अर्ली मॉर्निंग डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप इंड्यूस कर दीजिए। कैसे इंड्यूस करेंगे? यूजुअली डाइनोप्रोस्टोन जेल PGE2 जेल के थ्रू इंट्रासर्वाइकली इंस्टिल करके हम इंड्यूस करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। ठीक है ना?
और रिस्पॉन्स मॉनिटर करते हैं। तो ये तो हो गया कि किस तरह से। फिर जैसे पेशेंट एक्टिव फेज़ में आती है, अभी तो आप उतना ही चलेंगे, फिर जैसे पेशेंट 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन में आती है तो आपको इंसुलिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना होता है। इंसुलिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना होता है। कौन सा इंसुलिन? एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एट्रासिड या कुछ, उसके 50 यूनिट्स इंसुलिन का, 50 ml सलाइन का, यू मिक्स इट 1 यूनिट पर ml का ये जो डोज हो जाता है, इसको इन्फ्यूजन पंप के थ्रू 1 to 1.5 यूनिट्स पर आवर के रेट पे हम देते हैं। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कैपिलरी ब्लड यूज़ करके हम डेक्स्ट्रोमीटर से उसकी आवरली ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते हैं। और फिर स्लाइडिंग स्केल जो है उसके बेसिस पे हम उसको इंसुलिन देते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि जो ब्लड शुगर है वो 4 to 8 मिलीमोल पर लीटर के बीच में रहे। 4 ब्लड शुगर 4 मिलीमोल से कम हो रहा है तो हमें इंसुलिन को स्टॉप करना पड़ेगा। फिर 7 मिलीमोल से ऊपर गया तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। पैरेलल दूसरी एक आईवी लाइन यूज़ करके हमें D10% के साथ में पोटेशियम क्लोराइड 200 मिलीमोल्स पर लीटर उसमें ऐड करके और 100 ml पर आवर के रेट में देना होता है। उसका पर्पस ये होता है कि इंसुलिन के इफ़ेक्ट की वजह से इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में जो पोटेशियम है उसको सेल के अंदर पुश कर देता है। पोटेशियम लेवल्स फॉल हो जाएंगे तो हमें पोटेशियम क्लोराइड साथ में पैरेलल देना पड़ता है। दिस इज़ द करंट ट्रेंड दैट आई एम टेलिंग यू in the management. What I have told you is that you have to do hourly monitoring of blood sugar through capillary blood, and you have to titrate your insulin dose with the blood sugar levels, and you have to give potassium chloride in D10% in parallel with the insulin. Now this was about टोटल मैंने आपको लेबर के समय में, और जब सेकेंड स्टेज में पेशेंट पहुंच जाती है तो 15 मिनट्स में आपको ब्लड ग्लूकोज जो है वो मॉनिटर करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पेशेंट आपके पास एक्टिव लेबर में आई है और वो डायबिटिक है तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको उसको इंसुलिन का इन्फ्यूजन डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी शुगर लेवल कितनी है उस बेसिस पे शुरू करना है। या इलेक्टिव LHCs की अगर आपने इलेक्टिव के लिए रखा हुआ है तो उसे ओवरनाइट 12 आवर का फास्ट, 12 मिडनाइट से आप उसको फास्ट पे रखेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग आप उसको इंसुलिन उसका स्किप कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, डायबिटिक मदर का बेबी वेट में ज़्यादा होता है एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट at the time of delivery you have to do early cord clamping so that the baby does not become polycythemic. First thing. Second is that you have to take care of her blood glucose. तो blood glucose की monitoring होनी चाहिए बेबी की, और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना चाहिए। और फिर ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकता है कि सफिशेंट ना हो और उसका ग्लूकोज लेवल फॉल हो रहा हो तो फिर आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग भी देनी पड़ सकती है, फार्मूला फीड, या फिर आपको IV D5 वगैरह इन्फ्यूजन भी D10 देना पड़ सकता है। सो दिस इज़ अबाउट कि उसका जो है शुगर लेवल आपको मेंटेन करना है बेबी का, पहली चीज़। दूसरा हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है, और तीसरा हाइपोकैल्सीमिया भी प्रिवेंट करना है, नहीं तो पेशेंट को, बेबी को न्यूनेटल सीजर्स की चांसेस होती हैं। और साथ में आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट बेबी ऑफ डायबिटिक मदर्स आर दे लाइकली टू हैव सम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, सो यू हैव टू get them ruled out. So for 48 hours after delivery you have to monitor the baby closely. जैसे ही कॉर्ड कट होती है ना, इंसुलिन के रिक्वायरमेंट्स आधे हो जाते हैं, और किसी किसी में तो इंसुलिन बिल्कुल स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मदर ब्रेस्ट फीड कराएगी तो उसका ब्लड शुगर लेवल्स फॉल होगा, तो हाफ ऑफ द पेशेंट्स में तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है जिनको प्रेगनेंसी में इंसुलिन नहीं लगा था। तो पोस्टपार्टम पीरियड में आपको फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी आवरली मॉनिटरिंग ही करनी है ब्लड शुगर की, और उसके बाद में आपको एज सुन एज द पेशेंट स्टार्ट्स टेकिंग फूड ओरली यू कैन स्टार्ट हर ऑन सबक्यूटेनियस इंसुलिन इफ शी हैड अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन ड्यूरिंग लेबर।
फिर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 6 to 12 वीक्स पर जब पेशेंट आपके पास दोबारा आती है तो आपको एक 75 ग्राम ओरल GTT उसको एडवाइस करना है, और आगे भी 3 ईयरली एटलीस्ट, नहीं तो ईयरली एनुअली आपको GTT उसका कराते रहना है, बिकॉज शी हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इन फ्यूचर। अब काउंसलिंग किस बारे में करना है मदर की, तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि क्योंकि आपको इस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यही कंडीशन रिकर होने की बहुत चांसेस है। सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में ये भी हो सकता है कि आगे 10 to 20 ईयर्स में उसको फ्रैंक डायबिटीज़ डेवलप हो जाए, या कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें डेवलप होने की रिस्क है। तो क्या काउंसलिंग क्या करनी है कि उसको रिस्क एक्सप्लेन करना है, और उसको ये कहना है कि आपको एनुअली एक 75 ग्राम GTT कराते रहना है, और स्क्रीनिंग कराते रहना है डायबिटीज़ के लिए। Contraception, the last thing is contraception. Now barrier methods are the safest ones for diabetics, क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन की रिस्क भी नहीं है। लेकिन जो GDM वाले पेशेंट्स हैं और जो सेफली कंट्रोल GDM था, उनमें इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रोजन्स या लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इवन IUCD भी सेफली यूज़ किया जा सकता है, जो कंट्रोल GDM के केसेस थे, बट बेस्ट आर barrier contraceptives. So that was all. Thanks for watching and keep studying.